जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं एक कमेंट वाला वीडियो। और कमेंट में दोस्तों एक एस्पिरेंट ने कहा था कि सर मुझे बताइए कि रीजनिंग कितने प्रकार के होते हैं और कौन से उसमें चैप्टर आते हैं, इसके साथ वाला एक वीडियो बनाइए। ठीक है, तो मैं आपको, और यदि आप लोग भी नहीं जानते हैं कि रीजनिंग कितने प्रकार का होता है और उसमें कौन से चैप्टर होते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए खास करके मैं बना रहा हूँ। तो चलिए जानते हैं कि रीजनिंग कितने प्रकार के होते हैं और कौन से उसमें चैप्टर आते हैं और उन चैप्टरों को कैसे हम लोग कंप्लीट करते हैं, और इसी चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए ज्यादा देर करते वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों कमेंट ये था कि रीजनिंग कितने प्रकार का होता है, ये एक एस्पिरेंट ने कमेंट किया था। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि रीजनिंग मुख्यतः दो प्रकार की होती है। ठीक है, पॉइंट वाइज में आपको सभी चीजें समझाऊंगा और उसके चैप्टर्स को भी समझाऊंगा। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। यदि आपको कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, उस डाउट का मैं एक सोल्यूशन वीडियोस लेकर के आ जाऊंगा। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देते हैं। रीजनिंग का सबसे पहला जो होता है दोस्तों, वर्णात्मक रीजनिंग होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्बल रीजनिंग। और वर्बल रीजनिंग किसे कहते हैं? तो वर्बल रीजनिंग यह तर्क उन सवालों पर आधारित होता है, भाषा और शब्दों का उपयोग करके इसको हल किया जाता है। ठीक है, इससे दूसरे विकल्पों में सही उत्तर चुनना होता है। यानी कह सकते हैं कि इसमें जो दिए गए विकल्प होते हैं उसको हम लोग सही विकल्प चुनते हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्णात्मक रीजनिंग से ये समझ में आता है दोस्तों कि सवाल चाहे जैसा भी हो, सवाल चाहे जैसा भी हो, उसको हम लोग देखते हैं उसके ऑप्शन को, और ऑप्शन को देखने के बाद ही हम लोग क्या करते हैं, उत्तर को चुनते हैं। ठीक है, और वर्णात्मक रीजनिंग यानी कि वर्बल रीजनिंग के जो हम लोग के चैप्टर होते हैं वो होते हैं कोडिंग डिकोडिंग, दूसरा रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन, तीसरा दिशा और दूरी जिसको बोलते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, चौथा है वक्तव्य और निष्कर्ष यानी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, पांचवा है श्रृंखला जिसको बोलते हैं सीरीज, और छठा है सिलोज्म जिसको हम लोग बोलते हैं सिलोज्म। ठीक है दोस्तों, अब ये वर्णात्मक रीजनिंग यानी वर्बल रीजनिंग के ये 6 ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि वर्णात्मक में आते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चंस को हल करने के लिए यानी इससे संबंधित ही जो दिए गए हम लोग के क्वेश्चंस होते हैं उसी क्वेश्चंस को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो दिए गए विकल्प होते हैं और उसी विकल्प को हम लोग देख करके क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे वर्णात्मक रीजनिंग यानी कि वर्बल रीजनिंग। और वर्बल रीजनिंग में ये 6 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, अब नंबर 2 की बात करते हैं, इसी से संबंधित गैर वर्णात्मक रीजनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है दोस्तों, नॉन वर्बल रीजनिंग जो होता है वो यह तर्क, चित्रों, आरेख या आकृतियों पर आधारित होता है। ठीक है, इसमें विश्लेषण और कल्पना का उपयोग करके उत्तर ढूंढा जाता है। ठीक है, और इसके जो चैप्टर्स होते हैं वो चित्र श्रृंखला यानी कि फिगर सीरीज, 2 दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज, तीसरा घुड़न और घन क्यूब एंड डाइस, घुड़न दोस्तों पासे को बोलते हैं यानी कि डाइस को बोलते हैं। नंबर 4 की बात करें, पैटर्न पहचानना यानी पैटर्न रिकॉग्निशन। ठीक है, नंबर 5 यहाँ पे है कागज मोड़ने और काटने यानी पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का ये हमारा चैप्टर है दोस्तों, गैर वर्णात्मक रीजनिंग है यानी कि नॉन वर्बल रीजनिंग में ये हमारे चैप्टर आते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन चीजों को समझना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग डिकोडिंग, कोडिंग, रक्त संबंध, दिशा और दूरी, वक्तव्य और निष्कर्ष, श्रृंखला, सिलोज्म को भी हम लोग समझ बैठते हैं क्या, नॉन वर्बल रीजनिंग समझ बैठते हैं। तो इसको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो कि मैं आपको ये बता दिया। अब आगे देखिए कौन से हैं दोस्तों। अभी तक तो हम लोग जाने केवल वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग के बारे में, और अब हम लोग जानेंगे कुछ और रीजनिंग के बारे में यानी टाइप्स ऑफ रीजनिंग के बारे में, यानी उसके अलावा भी कुछ रीजनिंग में रखे गए तब जाकर के कंप्लीट हम लोग का तैयार हुआ रीजनिंग। तो चलिए जानते हैं कि वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग के अलावा कौन से हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अन्य उप प्रकार में रखा गया था रीजनिंग को, और रीजनिंग को उप प्रकार में भी बांटा गया है, इसको तो पता चल गया आप लोगों को। पहला रखा गया है तार्किक रीजनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग।
लॉजिकल रीजनिंग के बारे में आप लोग तो भली भांति जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो समझिए ये किसी समस्या को तर्क बुद्धि और विश्लेषण के जरिए हल करने की क्षमता को तार्किक रीजनिंग कहते हैं दोस्तों। ये है इसकी परिभाषा, ठीक है। अब इसमें कौन से चैप्टर आते हैं? पहले आते हैं घटनाओं का क्रम यानी सीक्वेंस एंड सीरीज आते हैं, दूसरा पहेलियां यानी पजल्स आते हैं, तीसरा इनपुट आउटपुट आते हैं, चौथा असमानता यानी इक्वालिटी आते हैं, ठीक है दोस्तों, इनइक्वालिटी आते हैं। और इन्हीं सब चैप्टरों को लेकर के तैयार हो जाता है लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है दोस्तों। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसी में दूसरे नंबर पे आता है संख्यात्मक रीजनिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल रीजनिंग। न्यूमेरिकल रीजनिंग दोस्तों ऐसे ही हम लोगों को पता चल जा रहा है कि न्यूमेरिकल रीजनिंग उसे कहते हैं जिसमें संख्याओं का समावेश होता है, उसी को न्यूमेरिकल रीजनिंग कहते हैं। यानी कि जैसे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, लेकर के अनंत तक संख्याएं हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संख्यात्मक रीजनिंग बोलते हैं। और इसी को दोस्तों हम लोग इस प्रकार से भी पढ़ते हैं, जैसे अल्फाबेट दिए गए होते हैं A B C, ठीक है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं न्यूमेरिकल में। तो इसको जब हम लोग न्यूमेरिकल में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। A का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। B का कितना हो जाएगा? 2। C का कितना होता है? 3 होता है, ठीक है। उसी प्रकार से Z का कितना हो जाता है? Z बराबर हो जाता है 26 न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है दोस्तों। तो इसे ऐसे चैप्टर्स आते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू में, यानी कि संख्यात्मक रीजनिंग में आते हैं, ठीक है दोस्तों। आपने इन चैप्टरों को भी समझ लिया, नहीं समझा? अब चलिए समझते हैं यहाँ पे इसके चैप्टर को। संख्या श्रृंखला यानी नंबर सीरीज आते हैं संख्यात्मक रीजनिंग में, ठीक है। नंबर 2 की बात करते हैं, आयु संबंधित समस्याएं जो होती हैं यानी कि एज प्रॉब्लम्स में भी आते हैं ये संख्यात्मक रीजनिंग। नंबर 3 की बात करते थे चैप्टर की, तो अनुपात और प्रतिशत यानी रेशियो एंड परसेंटेज भी आते हैं संख्यात्मक रीजनिंग में, ठीक है दोस्तों। अब लास्ट वन ऑफ द लिस्ट यहाँ पे बोल रहा है कि विश्लेषणात्मक रीजनिंग यानी एनालिटिकल रीजनिंग भी होते हैं दोस्तों अन्य उप प्रकार में, ठीक है। तो ये विश्लेषणात्मक रीजनिंग क्या है? तो किसी भी समस्या के गहराई से समाधान निकालना विश्लेषणात्मक रीजनिंग कहते हैं या कहलाता है, ठीक है दोस्तों। किसी भी समस्या का गहराई से अध्ययन करके उसका समाधान निकालना वो क्या कहलाता है दोस्तों? एनालिटिकल रीजनिंग कहलाता है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें कौन से चैप्टर आते हैं? तो इसमें आते हैं बैठने की व्यवस्था यानी सीटिंग अरेंजमेंट, और नंबर 2 डाटा पर आधारित सवाल। ज्यादा इंपॉर्टेंट है डाटा पर आधारित सवाल, जिसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, तब जाकर के उसका हम लोग को रिजल्ट मिल पाता है, अन्यथा नहीं रिजल्ट मिल पाता है दोस्तों। तो ये हो गया कंप्लीट रीजनिंग के प्रकार। और यदि आप चाहते हैं कि इन सभी चैप्टरों के ऊपर मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। आई होप ये जितनी चीजें मैं बताया हूं अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे जबरदस्त कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।